अच्छा जी, आज का जो सेशन है ये हम कवर करने से पहले जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पहले उसी चीज़ों को देख लेते हैं, रिवैप कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे जी कि हमें अगर फाइनेंस को डिफाइन करना पड़े या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, तो हम ये बात कर रहे थे कि उसमें हमारे पास 3 तरह के डिसीजन थे। सबसे पहला था, हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन था और थर्ड एसेट मैनेजमेंट डिसीजन था। और साथ हमने ये बात की थी कि ये तीनों जब डिसीजन लेना होते हैं, तो इनके डिसीजन लेने के बैक एंड पे कोई ना कोई गोल होता है, एक स्पेसिफिक गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कि जिसकी वजह से बिज़नेस जो है ये तीनों एक्टिविटीज़ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और एसेट मैनेजमेंट की जो है परफ़ॉर्म कर रहा होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट या अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो शामिल थी हमारे पास, और फाइनेंसिंग डिसीजन में राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट थी, और एसेट मैनेजमेंट में हमारे पास जो थे वो करंट एसेट्स को जो है वो मैनेज करना जो है वो कंसिडर हुआ था। उसकी रीज़न ये थी कि वक़्त के साथ-साथ जो है वो या डे टू डे ऑपरेशंस के चेंज होने की वजह से बिज़नेस को करंट एसेट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना होता है, क्योंकि उनमें जो लेवल होता है वो चेंज होता रहता है ड्यू टू सर्टेन रीज़न्स। आप अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में अभी तक क्लियर नहीं हैं, तो प्लीज़ जो इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर की है, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस नंबर 5 उसका जो है वो नेम है। तो उसको आप दोबारा ज़रूर कह लीजिए कि वॉच करें, देखें उसको, ताकि ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। तो आज के टॉपिक में हम जो इससे फर्दर डिस्कशन यही वाली इसको कैरी करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूँ जी, इससे पहले हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन जो है ये डिटेल में देख चुके हैं। अ, जो हमारा जो लास्ट सेशन था जिसका वीडियो का नंबर 5 था उसमें डिस्कस हुई हैं। तो आज की जो ये हमारी जो कह लीजिए कि एक्टिविटी है, ये जो आज का सेशन है, इसमें हम जो फर्म का गोल है इन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन का, वो डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो हम अगर सोचें या मैं आपसे पूछूं कि क्या गोल हो सकता है, तो डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में आएगा जी कि बिजनेस को जो इस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव था, जो बिजनेस को इनकारपोरेट करने का ऑब्जेक्टिव था, वही फर्म का गोल होगा। तो वो क्या गोल था? प्रॉफिट। तो क्या कंपनी का एप्रोप्रिएट गोल जो है, हम वो प्रॉफिट कह सकते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना? अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना हो, तो क्या कंपनी फिर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी? क्या कंपनी फिर जो है वो स्टैंडर्डाइज़ेशन पे फ़ोकस करेगी? मतलब इस तरह की फिर जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन जो है, उसे हम कंपनी का गोल कह तो सकते हैं, लेकिन वो गोल मेन गोल नहीं है, अल्टीमेट गोल नहीं है, वो एक शॉर्ट टर्म गोल ज़रूर हो सकता है। तो फिर कंपनी का ट्रू गोल क्या है? ये इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और एसेट मैनेजमेंट का, वो ट्रू गोल है शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज़ करना। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने का क्यों कहा गया? क्योंकि जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, उसमें ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ओनर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। तो जब ओनर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज़ होगी, तो वही ओनर्स आगे बिज़नेस को फ्लरिश कर सकेंगे। मतलब बिज़नेस का ग्रोथ होना, बिज़नेस का फ्लरिश होना, ओनर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन है। तो इसलिए जो मेन गोल है फर्म का, वो हम ये कह लेते हैं कि वो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना है। इसे हम वैल्यू मैक्सिमाइज़ेशन का नाम भी क्या दे सकते हैं, कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना, एक तरह से ये जो हमारे पास वैल्यू है, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना। अच्छा, ये जो हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन या वैल्यू मैक्सिमाइज़ेशन, इसे हम लॉन्ग टर्म गोल कह सकते हैं, और जो प्रॉफ़िट है वो शॉर्ट टर्म गोल है। और दूसरी बात, जो एक्यूरेट गोल है, जो एप्रोप्रिएट गोल है, जो अल्टीमेट गोल है, वो वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन या वैल्यू मैक्सिमाइज़ेशन ही है। वैसे भी हम किसी भी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को या किसी भी एंटिटी को जब हाई वैल्यू रेट करते हैं या लो वैल्यू रेट करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या हो रहा होता है? कि हम उसकी प्राइस के साथ उसका कंपैरिज़न कर रहे होते हैं। तो वैल्यू हम कहते क्या हैं, कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हाउ मच यू आर रेडी टू पे और टू एक्वायर समथिंग। तो
यानी कि प्राइस के साथ रिलेट कर लेते हैं। या आपने नाम सुना होगा जी कि सम टाइम के कोई प्रोडक्ट है बड़ी वैल्यूएबल है, या कोई आइटम है आप कहते हैं बहुत वैल्यूएबल है। तो वो वैल्यूएबल के मीनिंग आप किसके साथ उसको रिलेट कर रहे होते हो, वैल्यू की सेंस किसके साथ कन्वे कर रहे होते हैं कि उसके लिए जो है वो आप कितनी प्राइस देना चाह रहे होते हैं। तो या कितनी अमाउंट उसके लिए जो है आप पे करना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना, तो उससे हमें फिर ये मीनिंग मिलते हैं कि शेयर होल्डर की वेल्थ कहाँ से मैक्सिमाइज़ होगी, जो शेयर होल्डर्स की ओनरशिप शो करती है। शेयर होल्डर की ओनरशिप कहाँ से शो होती है? शेयर से। यानी कि शेयर होल्डर बनने के लिए, ओनर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्या हो? किसी कंपनी के शेयर्स हों। इट मीन्स जितनी किसी कंपनी के शेयर की प्राइस एनहांस होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, उतनी उस कंपनी की वैल्यू जो है वो एनहांस होती रहेगी या मैक्सिमाइज़ होती रहेगी। मैं ये सारी डिस्कशन को दोबारा ज़रा समराइज़ करके और क्लियर करने की ट्राई करता हूँ। हमने कहा कि फर्म का गोल क्या है? फर्म का गोल है कि शेयर होल्डर की जो वैल्यू मैक्सिमाइज़ेशन है ये, या वैल्यू क्रिएट करना। वैल्यू क्या होती है? कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हम कितना पे करना लाइक करते हैं या प्रेफ़र करते हैं। तो या कितना विलिंग है आप पे करने के लिए, और वो पे करना प्राइस होती है। अब वैल्यू कंपनी की कहाँ से पता चलेगी? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर्स हैं। किसके ओनर हैं? कंपनी के। तो कंपनी की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी कि वैल्यू क्रिएट हो रही है, या वैल्यू एनहांस हो रही है, या वैल्यू मैक्सिमाइज़ हो रही है? भई कंपनी के लिए जितना मार्केट ज़्यादा पे करना चाहेगी, अब कंपनी के लिए जितना ज़्यादा मार्केट पे करना चाहेगी, उतनी उसकी वैल्यू क्रिएट होती रहेगी। अब ये पता कहाँ से चलेगा कि मार्केट कितना पे करना चाहती है? डेफ़िनेटली जहाँ पर कंपनी के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, उसके रीज़न कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी अगर कंपनी को परचेज़ करना चाहती है, अगर कंपनी को बाय करना चाहते हैं वो, तो क्या करना होगा? वो सिंपली शेयर परचेज़ कर लें तो कंपनी के जो ओनर बन जाएँगे। तो इसलिए वो शेयर्स को परचेज़ किस प्राइस पे कर सकते हैं, कितनी वैल्यू उनके शेयर्स को देते हैं। तो इट मीन्स जितनी ज़्यादा शेयर की प्राइस एनहांस होती रहेगी, जितनी ज़्यादा शेयर की प्राइस बढ़ती रहेगी, उतनी ज़्यादा हम कहेंगे कि कंपनी की जो है वैल्यू क्रिएट होती जा रही है। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा जी। हम बात ये कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग और एसेट मैनेजमेंट जो है, ये हम क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि फर्म का गोल है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना, जिसका अल्टरनेट नेम हमने क्या यूज़ किया है? वैल्यू क्रिएशन भी। और वैल्यू के मीन है प्राइस। प्राइस किस चीज़ की? कंपनी के लिए प्राइस जो हम करते हैं कि कंपनी के लिए कोई कितना पे करना चाहता है। अब कंपनी की प्राइस कहाँ से डिटरमिन होगी? डेफ़िनेटली कंपनी के शेयर से डिटरमिन होगी। और कंपनी के शेयर्स कहाँ ट्रेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। इट मीन्स जैसे-जैसे कंपनी के शेयर की प्राइस एनहांस होती रहेगी, वैसे-वैसे जो है कंपनी की वैल्यू हम कहेंगे क्रिएट हो रही है। तो इसलिए जब हम ये बात करते हैं कि फर्म का एप्रोप्रिएट गोल क्या है, तो उसमें अगर कहीं माइंड में आपके जो फर्म को एस्टैब्लिश करने का गोल जो कि प्रॉफ़िट अर्न करना था वो आता है, तो वो एक शॉर्ट टर्म गोल ज़रूर हो सकता है। यानी कि वैल्यू क्रिएशन में एक कंपोनेंट प्रॉफ़िट भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक फर्म ऐसी है जो कंटीन्यूअस बेसिस पर लॉस में जा रही है, और हम ये अज़्यूम कर लें कि वो फर्म जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में या वो फर्म मार्केट में जो है वो हाईली रेट होगी, या उसके शेयर्स लोग ज़्यादा बाय करना चाहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए वो जो गोल था वो डेफ़िनिटली गोल ज़रूर है फर्म को इनकॉर्पोरेट करने का, ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है कि प्रॉफ़िट अर्न करना, लेकिन मेन गोल नहीं होता, मेन गोल होता है वैल्यू क्रिएशन। तो वैल्यू के अंदर प्रॉफ़िट इटसेल्फ आ जाता है। यानी कि इसको ऐसे कह लीजिए कि अगर एक फर्म ऐसी है जो जस्ट प्रॉफिट को ही माइंड में रखती है, तो वो कस्टमर की केयर नहीं करेगी, वो सोसाइटी का ख्याल नहीं रखेगी, वो एम्प्लॉइज़ की केयर नहीं करेगी, वो लीगैलिटीज़ जो होती हैं उनको फॉलो करना पसंद नहीं करेगी, वो बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ होगी जिन्हें वो इग्नोर कर देगी। तो इसलिए वो सिर्फ़ प्रॉफिट पे जो है वो जो फ़ोकस होगा, तो वो मेबी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हुए डिटेरियोरेट करे अपनी क्वालिटी को, या सब स्टैंडर्ड और लो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो ऑफ़र कर लें। कमिट कुछ और करे और सर्विसेज जब प्रोवाइड करे या गुड जब प्रोवाइड करें तो वो कुछ और हो नेचर में। तो इसलिए वो मेन गोल नहीं है,
वो एक कह लीजिए कि सब पार्ट ज़रूर हो सकता है वैल्यू क्रिएशन में, ठीक है? तो अभी तक हम सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो फर्म का मेन गोल है वो है वैल्यू क्रिएशन, और वो डिटरमिन होगी शेयर की प्राइस से, ठीक है? तो इसलिए यहाँ हमने अभी तक डिस्कस यही किया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। अभी हम अगर फैक्टर सोचें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फर्म की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, तो ज़रा सोचिए। जितने फैक्टर्स आपके माइंड में आ रहे होंगे वो सारे फैक्टर्स वैल्यू क्रिएट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं या वो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, भले वो ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड हों, भले वो मार्केटिंग के जो सेक्शन है उनके ज़िम्मे हो, भले वो एडमिन के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके ज़िम्मे हो, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो कंपनी में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कंपनी जो है ये बिजनेस जो है वो एक सिस्टम की तरह है। सिस्टम क्या होता है, उसमें तमाम चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं और इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अब जो मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो फैक्टर्स होंगे जो प्योरली एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है, उनको देखना होता है, या जो कह लीजिए कि फाइनेंस के अंडर वैल्यू क्रिएट करने के लिए फैक्टर यूज़ हो रहे होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इनका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो एचआर के पर्सपेक्टिव या मैनेजमेंट या मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में जो फैक्टर्स हो सकते हैं, कि उनका कोई रोल नहीं है। आप ज़रा खुद सोचिए, जो फ्रंट लाइन या जो कह लीजिए कि इवन रिसेप्शन से लेकर आपके टॉप मैनेजमेंट तक जितने भी लोग हैं, क्या उनका रोल नहीं होगा? तो उनका रोल डेफ़िनिटली होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि अगर एक कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉइज़ रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं, वो प्रॉपर ट्रीट नहीं करते, तो क्या उनका इम्पैक्ट क्लाइंट्स पे या कस्टमर्स पे नहीं आएगा? डेफ़िनेटली आएगा। उनके जो कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, वो सैटिस्फ़ाई नहीं होंगे। तो जब वो सैटिस्फ़ाई नहीं होंगे, तो इट मीन्स कि वो कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, जो कंपनी के रेवेन्यू है, वो कम हो सकता है, और अगर रेवेन्यू कम हो रहा है, तो प्रॉफ़िट जो है, वो उनका डिटेरियोरेट होता रहेगा, कम होता रहेगा, कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो सो ऑन। हम पॉइंट यहाँ पर ये रेज़ करना चाहते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो फैक्टर हम आपके साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं, कि सिर्फ वही फैक्टर्स हैं जिनसे वैल्यू क्रिएट होनी है। इसके अलावा और भी वो जितने फैक्टर्स आपके माइंड में आ रहे हैं, अच्छा ट्रीट करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सो ऑन, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक का अपना एक ड्यू रोल है। तो हम जो फाइनेंस के अंडर मेन पॉइंट हैं, जो मेन क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा अलावा भी फाइनेंस में फैक्टर्स होते हैं जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, लेकिन मेजर रोल इन्हीं का ही है। जो मेन फैक्टर्स हैं जो वैल्यू क्रिएट करने में अपना रोल प्ले करते हैं, वो यही वाले हैं। सबसे पहले है टाइमिंग्स ऑफ द अर्निंग्स, ड्यूरेशन ऑफ द अर्निंग्स एंड रिस्क कितना उन अर्निंग्स के साथ एसोसिएटेड है। डिफरेंट बुक्स में इनको कह लीजिए कि किसी ने क्लासिफाई किया हुआ है फर्स्ट पॉइंट को सब 3 पार्ट्स में, यानी कि टाइमिंग ऑफ द अर्निंग को अलग लिखा हुआ है, ड्यूरेशन एंड रिस्क को अलग से मेंशन किया हुआ है। हमने इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो एक ही पॉइंट जो कह लीजिए कि कैटेगरी में प्लेस किया हुआ है। तो इसे भी हम देखेंगे। सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाता है एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज़ क्या है, या एक्सपेक्टेड फ्यूचर की जो अर्निंग्स है वो क्या है पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। थर्ड फैक्टर डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की कैसी है। फोर्थ फैक्टर यहाँ पर जो हमने मेंशन किया हुआ है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब सबसे पहला जो फैक्टर है टाइमिंग्स ऑफ द अर्निंग्स, या अर्निंग्स में जो रिस्क पाया जाता है वो वाला, दोनों टाइम ड्यूरेशन एंड रिस्क ऑफ द अर्निंग्स, इसे देख लेते हैं जी। सपोज कर लें हमारे पास अगेन एक एग्जांपल है जिसमें 4 कंपनीज हैं, कंपनी ए, बी, सी एंड डी। हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं जी, टाइमिंग्स ऑफ द अर्निंग्स और उनके साथ उनका जो रिस्क है और जो ड्यूरेशन है वो वाला। और इन कंपनीज में 4 कंपनीज में आपके पास ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टमेंट करें। ज़ीरो का मतलब है कि आज जब कोई भी दिन नहीं गुज़रा, टुडे प्रेज़ेंट टाइम में आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? फॉर ईच फर्म यू हैव द ऑप्शन टू इन्वेस्ट $1000 मिलियन।
तो फर्म ए बी सी एंड डी 4 फर्म्स में आपकी इक्वल इन्वेस्टमेंट शो हो रही है 1000 मिलियन। और इन रिटर्न आपको फर्स्ट ईयर में फर्म ए पे करती है 300, बी पे करती है 500, सी में कुछ भी नहीं है, और डी जो है वो आपको पे करती है 1500। इसी तरह सेकंड ईयर के कैश फ्लोज आपके सामने हैं, थर्ड ईयर के भी आपके सामने शो हो रहे हैं, फोर्थ ईयर के कैश फ्लोज भी आपके सामने हैं, एंड फिफ्थ ईयर के कैश फ्लोज भी आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। अब जरा देखिए, हर फर्म में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास कितनी अमाउंट है? 1000 मिलियन। हर केस में इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी शो हो रही है जी? 1000 मिलियन शो हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट तो सेम है। अब कैश फ्लोज का पैटर्न देखिए तो हर फर्म के केस में डिफरेंट है। इन इन द केस ऑफ फर्म ए आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक 300 कंटिन्यूअसली आपको एक ही तरह की अमाउंट जो है वो रिसीव हो रही है, या प्रॉमिस कर रही है कंपनी ये कि मैं आपको इस तरह से कैश फ्लोज पे करूंगी। पैटर्न देख लें, ड्यूरेशन देख लें, हर एक में ड्यूरेशन जो है 1 ईयर का आ रहा है। पैटर्न कैश फ्लोज का देख लें, टाइमिंग्स देख लें कि हर ईयर में कैश फ्लो अकर हो रहा है 300 300 300 300 300, इनका टोटल करें कैश फ्लोज का तो ये बनता है 1500। फर्म बी में देख लें, इसमें फर्स्ट 3 इयर्स में कैश आ रहा है तो ड्यूरेशन फर्स्ट 3 इयर्स का है, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में कुछ नहीं मिलता आपको, इसका भी टोटल करें तो 1500 है। इसी तरह फर्म सी के केस में देख लें, जो फर्स्ट 4 इयर्स उसमें कुछ नहीं मिल रहा आपको, इसके ड्यूरेशन में देखें तो सिर्फ एक ही दफ़े कैश फ्लो आकर हो रहा है जो कि लास्ट ईयर है, तो आपको एक लमसम अमाउंट 1500 मिलती है। तो इनका भी टोटल करें एंड पे तो आपको जो है वो 1500 मिलता है। इसी तरह कंपनी डी के केस में देख लें कि उसमें भी 1500 मिलता है टोटल में, लेकिन वो आपको फर्स्ट ईयर मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। तो इन ईच केस आपको जो कैश प्रॉमिस किया जा रहा है पे करने का, या कैश फ्लो अकर हो सकते हैं, या पैटर्न जो है उन तमाम को ऐड किया जाए, तो आपको आंसर सेम ही आता है कि 1000 मिलियन इन्वेस्ट करके आपको जो है वो 1500 मिलियन कैश इनफ्लो मिलेगा। तो अब जरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचें कि इनमें से कौन सी फर्म आपके लिए बेहतर है। सोचें, प्लीज बात ना करें आपस में, इधर ना देखें। मोबाइल बेटा साइड पे रखें अपना। ये आप क्या स्टेटस देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको साइड पे करें। काइंडली ये पढ़ते हुए ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है? इधर ही फोकस करें। जी जी, सोचें जरा प्लीज। बेटा आप भी किधर देख रहे हैं, इधर देखें ना जरा। हम्म, अच्छा चलें। जी, एनी वॉलंटियर जो आंसर करना चाहे। ओके। अच्छा देखें, हर एक की आवाज आई है, किसी के आंसर फॉर्म ए का था, किसी का बी का था, और किसी कुछ आवाज़ें सी की थी, और आवाज़ साथ साथ डी की भी शामिल थी, लेकिन ज़्यादा आवाज़ ए की सुनाई दे रही थी। हम्म, तो अब देखिए, इट मीन्स हर एक के माइंड में कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर है। वो फैक्टर ड्यूरेशन का है, वो फैक्टर रिस्क का है, वो फैक्टर टाइमिंग्स का है। तो इट मीन्स देयर इज़ अ रोल ऑफ, कह लीजिए कि टाइमिंग्स ऑफ द अर्निंग और रिस्क ऑफ द अर्निंग्स। आप देखते हैं इनमें से बेहतर कौन सी फर्म, बेहतर कौन सा केस है। मे बी जिन्होंने फर्म ए सोची हो, कंपनी ए का सोचा हो, उनके माइंड में ये हो कि कंसिस्टेंटली आपको एक ही तरह का कैश मिलता है, तो वो यूज़ होता रहेगा। और जो बी वाला केस था, वो शायद ये सोच रहे हो कि हमें 1500 कैश जस्ट इन 3 इयर्स में मिल जाता है, जबकि यहाँ 1500 5 ईयर में मिलता है। तो शायद उनके माइंड में ये हो कि आफ्टर थर्ड ईयर ये जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर का 300 है, ये शायद ना मिले। कंपनी को कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री को कुछ भी हो सकता है, तो जबकि यहाँ हमने पहले रिसीव कर लिया होगा। तो अगर ये वाला केस है तो ये तो फिर सबसे ज़्यादा रिस्की है, सी कंपनी। क्यों? इसलिए ये रिस्की है कि अमाउंट कैश फ्लो उतना ही प्रॉमिस किया जा रहा है, लेकिन स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, इसमें तो रिस्क आपका सबसे ज़्यादा हो गया। ऐसा ही है ना? तो जैसे कह लीजिए कि यहाँ बिज़नेस में आफ्टर 2 इयर्स, कह लीजिए कि पूरी इंडस्ट्री अगर कह लीजिए कि जो है वो फ्लॉप हो जाती है, पूरी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है।
तो यहाँ तो चले एटलीस्ट आपने 5 और 500,000 तो ले लिया होगा, तो ये वाला रिस्क में गया। जबकि यहाँ पर तो 1500 आपकी 100% अमाउंट जो रिसीव होनी थी वो आपके रिस्क में चली गई। तो अभी आपके मन में खुद ही आ रहा होगा कि भाई फिर तो सबसे बेहतर डी हो गई कि आपको फर्स्ट ईयर में ही सारा कैश मिल जाता है। कि अगर आपके पास ये कैश है और आप इसी कैश को फर्दर री इन्वेस्ट कर दें फॉर सेकंड ईयर, तो 1500 पे अगेन आपको रिटर्न मिलेगा। फिर उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट कर दें फॉर थर्ड ईयर, उस पे रिटर्न मिलेगा। फिर फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, तो यहाँ तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो ये सिर्फ पैटर्न चेंज होने की वजह से टाइमिंग्स ऑफ द अर्निंग्स के कब वो अकर हो रही हैं, इसका भी इम्पैक्ट आता है कि मार्केट क्या सोचती है, अभी कौन सी कंपनी बेहतर है। तो डेफिनेटली अगर ये वाले कैश फ्लो पैटर्न जैसे फर्म डी का है, तो मार्केट ज़्यादा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेम है जबकि रिस्क कम है, रिटर्न वही आ रहा है। तो इट मीन्स के इन्वेस्टर्स फिर इस फर्म में प्रेफर करेंगे जो फर्म डी है। ठीक है? तो ये फिर स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा इन्वेस्टर किस कंपनी के शेयर्स बाय करने के लिए कोटेशन जो है वो पुट करेंगे? डी के लिए। तो अब आपको पता है कि जब ज़्यादा शेयर्स बाय करना चाहेंगे फर्म डी के शेयर्स को, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो एनहांस हो जाएगी। फर्म डी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा होगी शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो टाइमिंग्स हैं उनका भी रोल है फर्म की वैल्यू क्रिएशन में। सेकंड फैक्टर हमारे पास है जी, जो फ्यूचर के एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं वो क्या है? ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी शो होता है कि फ्यूचर के कैश फ्लोज, लेकिन इसकी एग्जांपल आप मज़ीद देख सकते हैं कि आज तो हो सकता है किसी कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो बड़ी ही अट्रैक्टिव हैं, बड़ी हैंडसम है, लेकिन फ्यूचर की अर्निंग्स डाउटफुल हो सकती हैं। क्यों? हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे रूल्स, कोई लीगल फैक्टर्स ऐसे जो है इंट्रोड्यूस हो जाएँ, या इकोनॉमिक फैक्टर कुछ ऐसे आ जाएँ, या कोई सोसाइटल फैक्टर, या कोई लीगल फैक्टर, या मतलब जो पेस्टल के फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, और एनवायरमेंटल फैक्टर। इनमें से कोई फैक्टर भी आपका हो सकता है जो आपकी फ्यूचर की अर्निंग्स को, फ्यूचर के कैश फ्लोज को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। आपको आइडिया है कि बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं जिनकी अर्निंग, जिनके प्रॉफिट, जिनकी सेल्स, जिनके ऑपरेशंस आज तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आज तो बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ में जा रही हैं। आज वो हाईली प्रॉफिटेबल है। लेकिन फ्यूचर में चलकर उनको जो है वो मे बी लॉस होना शुरू हो जाए। कि करंट प्रैक्टिसेस के साथ-साथ आपने फ्यूचर भी उनका देखना है कि फ्यूचर क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो इंडस्ट्री जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो जो है वो उसकी प्रोडक्ट जो है फ्यूचर में ऑब्सोलीट हो जाएँगी। नोकिया एक टाइम पे आपको आइडिया है कि फ़िनलैंड की इकोनॉमी में मेन कंट्रीब्यूटर था। लेकिन उनके जो कह लीजिए कि आर-एंड-डी डिपार्टमेंट था, प्रॉपर काम ना किया, तो आपको पता है कि वो आउट हो गया मार्केट से, फिर दोबारा अभी इन हो रहा है। लेकिन पॉइंट मेरा यहाँ पर कहने का ये मकसद है कि आपने जो फ्यूचर के कैश फ्लोज़ हैं किसी फर्म के, वो भी देखने हैं। तो जब आप देखते हैं तो इट मीन्स मार्केट इन फैक्टर्स को देखती है। आप बिन लादेन फर्म देख लें, सऊदी अरेबिया में जो है उनकी एक क्रेन गिरी मक्का में, जो मताफ वाला एरिया वहाँ पर, तो उससे आपको पता है उनके ऑपरेशंस को सीज़ कर दिया गया। वो कंपनी वाइंड अप हो गई। हालाँकि हाइली प्रॉफिटेबल फर्म थी वहाँ पर वो। तो जस्ट एक इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो है वो उसको नेक्स्ट जो है वो टेंडर्स नहीं मिले, उसको बैन हो गया। कोई भी आगे कंस्ट्रक्शन के काम जो थे उनके, वो उनको नहीं मिले। तो बिन लादेन फर्म की बात हमारे सामने एग्जांपल है। तो हो सकता है जिस ईयर में क्रेन गिरी हो उस ईयर के उनकी जो अर्निंग्स या पास के जो पैटर्न है वो देखे जाते, तो हमें वहाँ पर ना तो कोई रिस्क नज़र आता, ना वहाँ पर उनका कोई कह लीजिए कि कैश फ्लो में कोई इशू नज़र आता। लेकिन फ्यूचर की जब बात कर लेते तो वहाँ इशू ज़रूर नज़र आ रहा होता। तो इसलिए फ्यूचर के कैश फ्लोज़ भी देखे जाते हैं कि वो कैसे हैं, क्या वो ज़्यादा रिस्की होते जा रहे हैं, या क्या उसमें जो है वो ड्यूरेशन ज़्यादा जो है वो उनमें आकर होगा, ज़्यादा प्रॉन्ग कर जाएँगे। तो सो ऑन, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज़ हैं वो भी शेयर होल्डर्स देखते हैं, या मार्केट देखती है, या जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं। थर्ड फैक्टर हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी है जी। डिविडेंड पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भई शेयर होल्डर्स ने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, या इन्वेस्टर बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनके माइंड में क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर उन्हें शेयर्स परचेज़ किए हैं तो उस पे डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे।
अब डिविडेंड जो है आपको पता है कैश की फॉर्म में पे हो जाता है, स्टॉक्स यानी कि शेयर्स की फॉर्म में भी पे हो जाता है। तो इसमें अगेन आपने ये देखना है कि आपका जो टारगेट मार्केट है, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं। शेयर्स की फॉर्म में डिविडेंड को डिमांड कर रहे हैं या कैश की फॉर्म में। अगर तो ओल्ड एज पर्सन है तो डेफिनेटली वो कैश की डिमांड करेंगे, और अगर यंगर्स हैं तो वो कैश की बजाय अपने पोर्टफोलियो को जो है वो ग्रो करना चाहते हैं, तो वो फिर शेयर्स को एज अ डिविडेंड लेना चाहेंगे ताकि उनका पोर्टफोलियो बढ़े, ताकि उनकी जो शेयर्स की स्ट्रेंथ है या शेयर्स का नंबर है वो बढ़े। इसी तरह आज तो हो सकता है आपने हाई डिविडेंड पे कर दिया, लेकिन क्या नेक्स्ट उस अमाउंट को, जो हाई अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आपकी पॉलिसी बड़ी मैटर करती है कि कितना डिविडेंड पे करना है, कब पे करना है, क्या उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम आगे चलकर हमारा टॉपिक डिविडेंड पॉलिसी आएगा, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में लीडिंग थेरीज कौन सी हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, तो कौन से टाइम पे, किस टाइम पे कौन सी डिविडेंड पॉलिसी जो है हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो सिंपली डिविडेंड पॉलिसी का भी बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है आपके शेयर की प्राइसेस में, यानी कि वैल्यू क्रिएशन में। फोर्थ कंपोनेंट जी कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आपके साथ पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जो फाइनेंसिंग मिक्स होता है उसके चेंज होने की वजह से जो रिटर्न्स हैं वो वेरी करते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो आप दोबारा जो मेरी वीडियो है जिसमें फाइनेंसिंग डिसीजन मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, उसमें आप कैपिटल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट फर्म्स थी कि फंड्स आपने जो है वो एक ही अमाउंट के अरेंज किए थे, लेकिन मिक्सचर डिफरेंट था, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट था। किसी में इक्विटी फाइनेंसिंग थी, किसी में डेट फाइनेंसिंग थी, किसी में डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग थी, लेकिन उनकी परसेंटेज जो उनका प्रोपोर्शन है वो चेंज हो रहा था। और हर केस में देखा जाए तो रिटर्न की परसेंटेज जो है वो डिफरेंट थी। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर का भी बड़ा ही क्रिटिकल रोल है कंपनी की वैल्यू क्रिएशन में। ठीक है जी। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अ, अभी तक जो हमने पढ़ा है बेटा वो सिर्फ फाइनेंस की डेफिनेशन को ही समझने की कोशिश की है। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, एसेट मैनेजमेंट, और उसके साथ जो है वो गोल फर्म का। तो गोल के साथ हमने बात की थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की, और फिर आगे वैल्यू क्रिएट करने के फैक्टर जो थे उनको डिस्कस किया। अब इसी फाइनेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक जो इनके वर्ड्स, जो इनके कह लीजिए कि लेटर्स हैं उनके लिहाज से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर लेटर के जो है वो डिफरेंट आगे उनके साथ हमने मीनिंग जो है वो रिलेट किए हुए हैं। तो इसमें एफ फॉर फर्म्स आर फेलोज है, आई फॉर इंटरेस्टेड है, एन फॉर न्यू है, ए फॉर एसेट्स है, एन फॉर नीड्स है, सी फॉर क्रेडिट है, एंड ई फॉर इक्विटी है। तो इसको अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में हम रीड करना चाहे तो कह सकते हैं, फर्म्स आर फेलोज आर interested in new assets. For the acquisition of new assets, they need credit and equity. अब इस बात को अगर आप देखना चाहें तो फर्म्स और फेलोज का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, आप, मैं, हर वो पर्सन जिसको फंड्स की जरूरत है। तो वो कहता है कि वो किस में इंटरेस्टेड है, न्यू एसेट्स में। भाई क्यों इंटरेस्टेड है न्यू एसेट्स में? न्यू एसेट्स में इंटरेस्टेड इसलिए हो सकता है कि नया बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है, और अगर बिजनेस ऑलरेडी आपका है तो हो सकता है कि आपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, एक्सपेंशन। और ऑलरेडी अगर आपका एक्सपेंडेड बिजनेस है या एक्सपेंड नहीं करना चाहते, बिजनेस आपका स्टार्ट हो चुका है, फिर क्यों न्यू एसेट चाहिए? भाई हो सकता है पुराने एसेट ऑब्सोलीट हो जाए तो आपको रिप्लेस करने पड़े, पुराने एसेट की लाइफ जो है वो मतलब कंप्लीट हो चुकी हो, वो फुली एग्जॉस्ट हो चुका हो, फुली डेप्रिसिएट हो चुका हो, कंज्यूम हो चुका हो 100%। तो डेफिनेटली फिर भी आपको न्यू एसेट चाहिए होगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो भले वो एक्सपेंशन का केस है, एडिशन का केस है, रिप्लेसमेंट का केस है, या वैसे आपने कोई नया सेटअप स्टार्ट करना है उसके लिए एसेट चाहिए, तो वो कौन से होंगे, न्यू एसेट्स। अब इन्हीं एसेट्स के लिए क्या चाहिए आपको, क्रेडिट। क्रेडिट को हमने किस वर्ड से लिखा हुआ है, लायबिलिटी से। और क्या चाहिए, इक्विटी। तो अगेन वो वही बात नहीं हो जाती, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। और यहीं से हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी कि यही फाइनेंस है हमारी, क्योंकि लेफ्ट साइड एसेट्स थे और राइट साइड जो है लायबिलिटीज इक्विटी थी। इन्हें हमने कहा था फाइनेंसिंग डिसीजन, क्रेडिट और इक्विटी, और एसेट्स को कहा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्हीं एसेट्स में जो करंट एसेट्स और यहाँ करंट लायबिलिटीज उन्हें हमने कहा था एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। यही बात हमने पहले की थी।
तो ये जो ब्रांचेस ऑफ फाइनेंस है इसे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे जी। आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।